नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी हमारे एक जो इस हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए एक मेंबर हैं, सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें कॉल लगाया था। तो उन्होंने मतलब उनका घरेलू हिंसा का मुकदमा जो है वो बिहार में चल रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर इसमें मतलब मेरे केस में मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने केस की सिचुएशन बताई, उसके क्या कंडीशन हैं, कब केस लगा और केस में अब तक क्या चल रहा है। उन्होंने पूरी जानकारी केस की हमको दी। तो हमने उनको एडवाइस किया था कि आप इसमें डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन तो लगा दें। कारण ये है कि जो उनके मतलब सिस्टर हैं, बहन हैं और उनके जीजा हैं, जो कि उनके शहर में रहते ही नहीं हैं। बहन की शादी बहुत पहले हो चुकी है। बहन दूसरे शहर में रहती, जो वहाँ से काफ़ी दूर है। उनकी वाइफ ने उनके जीजा जी, उनकी सिस्टर, उनकी बूढ़ी माँ, इन सब के नाम डलवा के रखे। हमसे एडवाइस लेते समय उनको पूरी बात समझ में आ गई और वो एग्री हो गए कि सर आप सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके वहाँ के जो वकील हैं वो पूरी उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं और अगर वो ज़्यादा पूछते हैं तो वकील नाराज़ हो जाते हैं। हमारी एडवाइस के बाद उन्होंने वकील से कहा कि सर मुझे डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि इसमें मेरी सिस्टर का नाम है, मेरे जीजा का नाम है। मैं चाहता हूँ कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं। घरेलू हिंसा में रूल है कि जो संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति का नाम जो है घरेलू हिंसा में नहीं दर्ज कराया जा सकता। ठीक है, ये उसमें प्रोविज़न नियम है। उसमें जो आपका कंबाइंड फैमिली होती है, उसमें शामिलाती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। घरेलू हिंसा जो एक्ट है उसके अंदर ये हिंदी का ही शब्द है कि मतलब जिसका मीनिंग है कि जो कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है, जो उस महिला के साथ रहता ही नहीं था, उसका नाम आप नहीं डलवा सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स भी हैं कि जो लोग क्योंकि महिलाएं अक्सर ही काम करती हैं, पूरे मोहल्ले का नाम डलवा देती हैं। ठीक है, और आपके जहाँ जहाँ भी रिश्तेदार है, जहाँ कहीं भी रहते हैं, उनके नाम भी वो उसमें डलवा देती हैं, लेकिन कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं रहती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में उनके जीजा का नाम डलवाया गया है, उनके सिस्टर का नाम डलवाया गया है। तो उन्होंने अपने वकील से बात करी घरेलू हिंसा को लेकर, डिस्चार्ज एप्लीकेशन को लेकर। तो उनके वकील को अब पता नहीं क्या लगा, उसको थोड़ा क्या उसके मन में आया, वो थोड़ा हैरान रह गया कि इनको कैसे पता कि ऐसा कुछ भी होता है। तो उनके वकील ने एप्लीकेशन तो बना दी मन मार के, लेकिन उसने कहा कि देख भाई, डिस्चार्ज होता नहीं है। 8-8, 10-10 साल केस चलते हैं, मेरे पास बहुत सारे केस चल रहे हैं, डिस्चार्ज होता नहीं है, ये एप्लीकेशन लगाने से मतलब नहीं है, तू कंप्रोमाइज़ कर ले। उनके वकील ने उनको राय दी। तो उन्होंने कहा कि सर मैं पहले भी 2-3 वकील बदल चुका हूँ और सब वकील यहाँ पर थोड़े ऐसे ही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वकील ऐसा करते क्यों हैं। और जितने भी लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा कि वकील ऐसा करते क्यों हैं भाई। वो केस जो है उसको इतना क्यों चलाते हैं। वकील खुद ही कह रहा है कि 8-8 साल से केस चल रहे हैं मेरे पास घरेलू हिंसा के, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तू कंप्रोमाइज़ कर ले। तो 8 साल केस वकील साहब चला ही क्यों रहे हो। घरेलू हिंसा में जब लिमिटेशन फिक्स है 60 दिन का, अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं उसमें, तो तुम 60 दिन का केस अगर 8 साल चलाओ तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। इतना चला ही क्यों रहे हो। दोस्तों, वकील ऐसा इसलिए करता है, मैं बहुत फ्रैंकली बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको कमाना है पैसा। अगर वकील 8 साल घरेलू हिंसा का केस खींच देगा तो गिरी से गिरी हालत में मान के चलिए, चाहे आप कितने भी गरीब आदमी हो, कितने भी गरीब, गिरी से गिरी हालत में वो आपसे 1 से 2 लाख तो वसूल लेगा। और अगर आप मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या अमीर हो तो 4-5 लाख तो आपसे वसूल लेगा। उसका काम तो हो रहा है ना। तो एडवोकेट जो है दोस्तों, वो इसीलिए ये सब करते हैं। मैंने खुद ने कभी भी घरेलू हिंसा के केस में जजमेंट होते नहीं देखा आज तक। मतलब हालांकि मेरा करियर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, मतलब वकालत के क्षेत्र में,
मुझे वकालत करते हुए मोटा मोटा मैं बताऊं तो 4-5 साल हुआ है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा। बहुत सारे केस देखे हैं, बहुत सी केस स्टडी भी करी है। कई केसों में मेरे सीनियर वगैरह जो होते थे उनके साथ में अपीयर भी हुआ हूँ, और अभी भी कई केस चल रहे हैं। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे जो कलीग्स फ्रेंड हैं, जो एडवोकेट्स हैं, सभी के पास बहुत सारे केसेस हैं। तो आज तक मैंने कभी भी घरेलू हिंसा केस को कभी भी मैंने ख़त्म होते नहीं देखा। मतलब पता नहीं क्या उसमें दिक्कत है, क्या है, इतना लोग चलाते हैं। वो क्या है कि ये जो केस है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का केस हो जाता है। एक बार इंटरिम ऑर्डर हुआ भरण पोषण का, वाइफ का, बच्चे भी हैं तो उसका, तो उसके बाद तो फिर भूल जाओ कि वाइफ कोर्ट आएगी। वाइफ कोर्ट ही नहीं आती, सालों साल नहीं आती, और आपका वकील बोलता है वो आए नहीं तो हम क्या करें। वाइफ कोर्ट आती ही नहीं है। और फिर कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, अगर वो भी कोर्ट नहीं आ रहा है, उसको कोर्ट आना चाहिए क्योंकि उसके बयान होना बाकी है, तो सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति का वारंट निकलता है। वो पीड़ित है, कोर्ट नहीं आ रहा, उसका वारंट निकलेगा। मगर वकील साहब उस वारंट भी नहीं निकलवाते। वो भी चाहते हैं कि पत्नी ना आए ताकि मेरा क्लाइंट परेशान हो। आखिरी में कंप्रोमाइज़ की बात करेगा, फिर अपने को मोटा माल मिलेगा। तो ये लगभग सभी केसों की कहानी है दोस्तों। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जिनके वो घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है, और मुकदमे जो चल रहे हैं 498, हालांकि 498 में तो हमने कई जजमेंट होते देखे हैं, और मेजोरिटी 498 में व्यक्ति बरी ही होता है। तो उसमें तो होता है, खैर वो क्रिमिनल केस है, सीधा आईपीसी से लिंक है वो, तो उसको तो ख़त्म करना पड़ेगा। मगर दोस्तों मैंने घरेलू हिंसा कभी ख़त्म होते नहीं देखा। मुझे बहुत हैरानी होती है कि मतलब ये जो एक्ट बनाया गया है, जिस एक्ट में ये लिखा है कि 60 दिन में ख़त्म कर देना है केस को आपको। ठीक है, आप 60 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत सारे केस हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल में ख़त्म कर दो। ये 60 दिन में नहीं कर सकते, आप 1 साल में ख़त्म कर दो। हम आपको 5 गुना ज़्यादा समय दे रहे हैं, आप 1 साल में नहीं कर सकते, चलिए अधिकतम 1.5 साल 2 साल ले लो भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। 8-8 साल केस क्यों चल रहा है? 8 साल में केस में कुछ हुआ क्यों नहीं? इंटरिम ऑर्डर हो चुका है, उसके चीफ जो होता है एग्जामिनेशन चीफ, वो करवा लीजिए। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लीजिए, एविडेंस करवा लीजिए, आर्गुमेंट कर लीजिए। ये 4-5 स्टेप बचती हैं। इन 4-5 स्टेप्स के लिए 8 साल में कितनी तारीखें चाहिए आपको? 10 तारीख, 15 तारीख, इससे ज़्यादा तो नहीं। हालांकि 8-10 तारीख में मामले निपट जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जानबूझ के दोनों पक्षों के वकील साठगांठ कर लेते हैं, और परेशान जो फाइनली होता है वो हस्बैंड होता है, पति होता है। क्योंकि पैसा सबको पति से चाहिए। आपका वकील होगा वो आपसे फीस लेगा, आप हस्बैंड हैं। जो आपकी वाइफ है वो भी आपसे पैसा लेगी, और आपकी वाइफ का जो वकील है वो आपकी वाइफ से लेगा, मगर वो पैसा भी तो आपका ही रहेगा ना। तो आखिरी में फंसदा हस्बैंड ऐसा उसको नोच नोच के खाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर एडवोकेट इस तरीके की बातें करता है, इन जनरली तो क्या है कि हमने हालांकि कुछ वीडियो में आपको बताया भी है कि आप वकील करते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में उससे क्लियर बात कर लिया कीजिए कि देखिए वकील साहब, आप अच्छे वकील हैं इसलिए हम आपके पास आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी केस चलेगा उसमें आपकी राय तो हम लेंगे, लेकिन थोड़ा हमारी भी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप हमारी बात माने तो हम आपको केस दें, वरना हम दूसरे वकील के पास जाएं। ये थोड़ी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए दोस्तों। आप ये बातें क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहता है स्टार्टिंग में, वरना वकील के पास कुछ फिक्स डायलॉग हैं जो आप पे दे मारता है वो, कि तुम मुझे बताओगे, मैं वकील हूँ, मैं इतने साल से केस लड़ रहा हूँ, ये सब लोग पागल नहीं हैं, आज तक कोई केस में डिस्चार्ज नहीं हुआ है, फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें। तो इससे व्यक्ति का दिमाग खराब होता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी चक्कर में जो पड़ा है वो यही चाहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ। वकील के लिए तो एक सिर्फ केस है जिसमें कि फीस उसको मिल जाएगी, लेकिन एक आम नागरिक जो किसी भी कानूनी पचड़े में फंसा है दोस्तों, वो उसके लिए सिर्फ केस नहीं होता, वो उसकी ज़िंदगी का सवाल रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ का 8-10 साल किसी मुकदमे में बिता दे तो उसकी लाइफ में बहुत नुकसान हो जाता है।
पैसे से भी नुकसान होता है, आर्थिक और उसके अलावा मानसिक रूप से वो व्यक्ति टूट जाता है। तो मेरा ये मतलब कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, मेरा यही मानना है कि आपके पास कोई आया है तो जो कुछ भी आपके हाथ में है उसके लिए करना, वो आपको करना चाहिए, बिना डिले किए करना चाहिए। ये परंपराएं बंद होना चाहिए जिसमें वकील कहते हैं कि इतनी जल्दी केस ख़त्म नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा, डिस्चार्ज तो होता ही नहीं है। घरेलू हिंसा के मुकदमों में डिस्चार्ज होता ही होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस केस में है, जो आपके फैमिली का मेंबर तो है, मतलब एक सदस्य है, रिलेटिव है, मगर वो आपके साथ नहीं रहता, वो कहीं और रह रहा है। आपके भाई वगैरह हो गए, बहनें हो गई, बहनों की शादियां हो चुकी हैं, भाई किसी और शहर में कहीं और रहता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर वो लोग डिस्चार्ज होते ही हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, और जनरली डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है वो नीचे ही कोर्ट से डिसाइड हो जाती है। अगर जहाँ केस चल रहा है वहाँ पर खारिज करते हैं जज, तो आप सेशन में चले जाइए, वहाँ से डिसाइड हो जाएगी, वरना हाई कोर्ट चले जाइए। हालांकि हाई कोर्ट जाने तक की नौबत तो नहीं आती है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने भी कई मामलों में डिस्चार्ज करवाया है। मैं सीधी सी बात है कि आप जो भी मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, इसको ख़त्म करवाइए, क्योंकि जब कहीं ना कहीं ये ख़त्म होगा केस, तो एक मैसेज जाएगा कि यार उसका घरेलू हिंसा ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने कभी भी ये केस ख़त्म होते नहीं देखा। इसमें क्या मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ये एक तरीके का है ना, शायद जो बोलते हैं ना टोकन अमाउंट, उस टाइप का ही केस होता है कि वाइफ ने 125 पे लगा दिया है, डाइवोर्स पे लगा दिया है, 498 ए भी लगा दिया है, 406 506 के केस भी उसमें लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो सोचती है कि कोई ऐसा भी कोई केस लगा दो जिसमें मुझे टोकन अमाउंट मिलता रहे टाइम टू टाइम, तो घरेलू हिंसा लगा देती है। उसमें कुछ ज़्यादा होता जाता नहीं है, सीधे इंटरिम पे बात आती है, जो इंटरिम मेंटेन होता है वो एक्सपायर्टी भी डिसाइड हो जाता है। वो उसमें कोर्ट जाने समझे बिना जाने समझे कुछ भी मेंटेन थोप देती है। उसके बाद वाइफ जो है उस केस से रफू चक्कर हो जाती है। वो केस 10-10 साल पड़ा हुआ है, उसमें कुछ होता ही नहीं, और पति जहाँ भरण पोषण नहीं देता वहाँ वाइफ आके एग्जीक्यूशन लगा देती है, तो पति देव को देना पड़ता है, वरना उनको जेल चले जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस ट्रायल चलाने वाला केस है, इसमें ट्रायल चलता है। तो आपके पास अगर ऐसा जो आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप इसको ट्रायल चलाकर ख़त्म करवाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और 60 दिन में ख़त्म करवाइए। भले कोई मेंटेन ऑर्डर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका केस अगर 60-70 दिन में ख़त्म हो गया तो घरेलू हिंसा का मुकदमा आप ही जीतेंगे, क्योंकि उसमें एविडेंस वगैरह कुछ रहता नहीं है। और ऐसा तो होता नहीं कि पति ने पत्नी का सिर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया, मेडिकल हुआ उसमें निकल के आया, तो वो मुकदमा आप ही जीतेंगे। जहां आपके फेवर में फैसला हुआ तो जो भी पुराना इंटरिम ऑर्डर हुआ वो सब रद्द हो जाएगा, क्योंकि जब घरेलू हिंसा हुई ही नहीं तो भरण पोषण किस बात का। और एक चीज़ ध्यान रखिए, डोमेस्टिक का केस अगर आप जीतते हैं तो फैमिली मैटर्स में बहुत झंडे गाड़ सकते हैं आप, क्योंकि वो केस अगर जीतेंगे तो 498 भी इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि वो पत्नी जो भी केस लगाती है घरेलू हिंसा का, 498 का, 125 का, तलाक का, उन सब में कहानी वही रहती है। एक केस पे झूठा साबित हुआ, सब खेल लग जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये केस घरेलू हिंसा सब पे लगना चाहिए, सब पे लगना चाहिए, मतलब जिनके ऊपर भी 490 125 लगा उनके ऊपर घरेलू हिंसा लग जाना चाहिए, ताकि पति को वहाँ से जीत का रास्ता मिल जाए। क्योंकि ये वो एकमात्र केस है जिसको आप जीत सकते हैं, ये क्रिमिनल ट्रायल के तहत चलता है। तो अगर एडवोकेट साहब ऐसा कह रहे हैं कि कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उनको या तो समझा दीजिए या उनसे केस फाइल वापस ले लीजिए, वरना जिसने पहले ही बोल दिया है कि डिस्चार्ज नहीं होता है, अगर वही केस को फाइल करेगा, ये एप्लीकेशन वही लगाएगा, तो वो बिना मन के लगाएगा, क्योंकि वकील साहब तो यही चाहेंगे ना कि लंबा मामला चले। वरना कोई भी घरेलू कोई सा भी क्रिमिनल केस हो, उसमें अगर कुछ लोग डिस्चार्ज होते हैं तो केस सीधा आरोपी के पक्ष में आ जाता है, मतलब हस्बैंड के पक्ष में आ जाएगा केस। अगर फैमिली के 1 या 2 मेंबर भी डिस्चार्ज होते हैं, सीधा हस्बैंड के फेवर में केस चला जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो
मतलब सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि आप जो एडवोकेट करते हैं ना, पहले उनसे थोड़ी चर्चा कर लिया करें कि देखिए आप वकील हैं, आप कानून जानते हैं, मगर थोड़ा निवेदन रहेगा कि हम भी कुछ अपने तरीके से ट्राई करना चाहेंगे तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि सर हमारा केस है, मेरी लाइफ का सवाल है, मैं लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकता। आपको दोस्तों ऐसा करना चाहिए, यही मेरी सलाह है। वरना क्या है कि हमारी पूरी ज़िंदगी केसों में निपट जाती है, तो कोई व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पूरी लाइफ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते चली जाए। कोई भी केस हो उसको जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश करा करें। हमारे पास भी कोई केस आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो केस जो है जल्दी एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति कोई अस्पताल में जा रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। लंबे समय तक कोई हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलूँ, दम घुटता है। और यही हाल कोर्ट के भी, कोई नहीं चाहता कि मैं बार बार कोर्ट जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जाना टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मेंटल टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, और गुस्सा अलग आता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी मुझे यहाँ के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सिस्टम पे गुस्सा आता है, खुद पे गुस्सा आता है। तो जो भी एडवोकेट आप करें थोड़ा सोच समझ के करा करें, क्योंकि वकीलों के साथ ये दिक्कतें हैं, वो लंबा चला के केस को अधिक से अधिक पैसा कमाने का सोचते हैं। उनके लिए ये एक मतलब व्यवसाय बन चुका है, प्रोफेशन बोलते ना। हालांकि वकालत एक सर्विस है, मेरे ख्याल से ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अब ये आज की तारीख में प्रोफेशन बन चुका है, इसमें सर्विस जैसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है हमने जो कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।